100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला हालात को देखते हुए तो उचित ही है। ज़्यादातर राज्य भी परीक्षाएं कराने के पक्ष में थे नहीं। फिर विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए भी परीक्षाएं किसी जोखिम से कम नहीं होती। स्कूल प्रबंधन भी परीक्षाएं टालने की वकालत कर रहे थे। कुल मिलाकर सभी पक्ष परीक्षाओं को टालने या रद्द करने की मांग कर रहे थे और इसीलिए ही पिछले महीने 15 अप्रैल को सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। लेकिन 12वीं की परीक्षा को लेकर तब कोई फैसला नहीं हो सका था। ऐसे संकेत थे कि 12वीं की परीक्षाएं जून में करवा ली जाएंगी। 1 जून को परीक्षा की तारीख का ऐलान होना था। इसके लिए केंद्र ने राज्यों से सुझाव मांगे थे, पर हालात को देखते हुए ज़्यादातर राज्य इसके लिए राजी नहीं थे। इसीलिए मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षाएं रद्द करने का फैसला हुआ। पर मामला सिर्फ सीबीएसई की परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (ICSE) और गुजरात, हरियाणा जैसे कुछ राज्यों के बोर्डों ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी। बाकी राज्य भी इस दिशा में बढ़ने की तैयारी में हैं। गौरतलब है कि देश महामारी की दूसरी लहर की मार झेल रहा है। ज़्यादातर राज्यों में हालात अभी भी बेकाबू हैं। सबने अपने अपने हिसाब से पूर्णबंदी कर रखी है। जून में भी हालात सामान्य होने लगेंगे, इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में परीक्षाएं कैसे हो पाती, कौन जोखिम मोल लेता? जहां पहली प्राथमिकता जान बचाने की हो, वहां परीक्षा के बारे में कैसे कोई सोचे, यह बड़ा सवाल है। अकेले सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में करीब 15 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। फिर राज्यों के 12वीं के बोर्डों में भी लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं। ऐसे में घर से परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों की भीड़ रहती और संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता। परीक्षाओं के आयोजन में सबसे बड़ा जोखिम ही यह था। हालांकि सीबीएसई और राज्य बोर्ड परीक्षा कराने के लिए कई विकल्पों की बात करते रहे। परीक्षा विभिन्न चरणों में करवाने या फिर कुछ ही विषयों की परीक्षा के विकल्प पर चर्चा चली, लेकिन महामारी के हालात में व्यावहारिक धरातल पर यह सब आसान नहीं था। फिर किसी भी बोर्ड के पास ऐसा तो कोई बंदोबस्त है नहीं कि लाखों बच्चों की ऑनलाइन परीक्षाएं करवा ली जाती। इसीलिए परीक्षाएं रद्द करने से बेहतर कोई विकल्प सामने था नहीं। लेकिन परीक्षा रद्द होने के साथ ही दूसरे संकट भी खड़े हो गए हैं। अब बड़ा सवाल तो यही है कि 12वीं का नतीजा बनेगा कैसे। अभी सीबीएसई ने इसका कोई तरीका निकाला नहीं है, लेकिन 10वीं और 11वीं के नतीजों के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन कर नतीजा बनाने का एक सुझाव जरूर है। इसमें भी कुछ विकल्प हैं। 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन से भी नतीजा बनाने की बात है, लेकिन अभी सर्वमान्य समाधान आना बाकी है। जो विद्यार्थी
इन नतीजों से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा। लेकिन मुश्किल यह है कि परीक्षा को लेकर तो हालात सामान्य होने पर ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। ऐसे में विद्यार्थी क्या करेंगे? 12वीं के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं और कॉलेजों में दाखिले भी होने हैं। यह भी विद्यार्थियों के सामने कम समस्या नहीं होगी। ऐसे में वे विद्यार्थी जिन्होंने वाकई साल भर कड़ी मेहनत की और परीक्षा देने की आस लगाए बैठे थे, उनका निराश होना स्वाभाविक ही है। ऐसे विद्यार्थियों के बारे में भी कुछ सोचना जरूरी है। पंजाब में कांग्रेस को जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वह ज़्यादा गंभीर इसलिए है कि यह मुश्किल पार्टी को अपने विपक्ष या किसी अन्य दल की ओर से नहीं पेश की जा रही है, बल्कि मुख्य वजह अंदरूनी स्तर पर मतभेदों का गहराते जाना है। हालत यह हो गई है कि कांग्रेस को इस कलह पर काबू पाने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति गठित करनी पड़ी और संबंधित नेताओं को तलब करना पड़ा। मंगलवार को इस समिति के सामने पेश होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह कहा कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं, उससे साफ लगता है कि आपसी खींचतान से उलझा मामला अभी आसानी से नहीं सुलझने वाला है। गौरतलब है कि वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस ने समिति को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वह पंजाब में पार्टी के भीतर आपसी कलह से गहराते संकट के बीच अलग अलग पक्षों से बात करके मसले को सुलझाने की कोशिश करे। इसी क्रम में समिति के सामने पेश होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोगों की जो ताकत सरकार के पास जाती है वह लोगों के पास वापस आनी चाहिए। जीतेगा पंजाब और जीतेगी पंजाबियत। जाहिर है सिद्धू यह संदेश देना चाहते हैं कि वे दरअसल पंजाब के लोगों के अधिकार का सवाल उठा रहे हैं और उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच जैसी खींचतान सामने आई है उसमें इतने ही भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के सवाल वास्तव में जनता के सरोकार से जुड़े हैं। मामला अब केवल सिद्धू तक सिमटा नहीं हुआ है। विधायक प्रगट सिंह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सच यह है कि पिछले कुछ समय से अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में जिस स्तर की तल्खी देखी गई है उसमें किसी सरोकार के बजाय महत्वाकांक्षाओं का टकराव ही ज़्यादा दिखता है। यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर पार्टी कलह का हल जल्दी नहीं निकाल सकी तो उसके बाद राज्य में जैसी राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी उसका असर जनता के हित पर पड़ेगा। मगर अभी जो तस्वीर दिख रही है उससे निपटने के लिए कांग्रेस को शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। करीब 4 साल पहले जब सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे तब शायद उन्हें अपने लिए किसी उच्च पद की उम्मीद थी। वे पर्यटन सहित अन्य महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी
मिलने से संतुष्ट नहीं थे और अमरिंदर सिंह को अपनी राह की बाधा मान रहे थे। इस बीच अपने विरोधाभासी बयानों से उपजे मतभेदों से पैदा हालात में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्टॉप।